नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जब से बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है, एक महिला आरक्षण को लेकर के एक तर्क छिड़ चुका है और इस पर एक युद्ध सा स्थिति हो चुका है, शीत युद्ध सा स्थिति हो चुका है। एक तरफ जहां महिलाएं काफी खुश हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं वर्तमान बिहार सरकार से कि वर्तमान बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान हेतु उनको विशेष आरक्षण दे करके और एक नया मुकाम गढ़ने का प्रयास किया है, तो वहीं पुरुष वर्ग के लोग खासे नाराज है कि महिलाओं को अत्यधिक तवज्जो दे करके पुरुषों के अधिकार को, उनके अवसर का हनन किया जा रहा है। अब आरक्षण का प्रावधान जब से भारत में संविधान लागू हुआ है तब से है। हालांकि जब भारत आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो आरक्षण के प्रावधान थे वो लैंगिक नहीं थे, बल्कि वह जातिगत आरक्षण दिया गया। लेकिन वर्तमान में जातिगत आरक्षण के साथ साथ लैंगिक आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। चूंकि जब जातिगत आरक्षण दिए गए तो पिछले 70 वर्षों में सिर्फ पुरुषों का ही अत्यधिक उत्थान देखने को मिला, लेकिन महिलाएं दबी हुई नजर आई। इसलिए सरकार के द्वारा एक विशेष प्रावधान ला करके अब महिलाओं के उत्थान के लिए भी एक सफल प्रयास किया गया और उन्हें भी चूंकि उनकी आबादी आधी मानी जाती है, इसलिए उन्हें कम से कम जो है 1/3 आरक्षण दे करके और उनके उत्थान का विशेष जो है प्रावधान बनाया गया और विशेष रूप से जो है सरकार के द्वारा प्रयास की गई और यह सफल प्रयास भी है। इस आरक्षण का लाभ उठा करके बिहार सहित पूरे देश भर की महिलाएं जो है विभिन्न विभागों में नौकरी पा रहे हैं, विभिन्न संस्थानों में नौकरी पा रहे हैं और उनका उत्थान भी देखा जा रहा है। यह जो जंग छिड़ी है वर्तमान में बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती चल रही है बिहार में, उसको लेकर के कि इसमें कक्षा प्रथम से 8वीं तक में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं 9वीं से 12वीं तक में महिला अभ्यर्थियों को 35% का आरक्षण दिया जा रहा है और यह जो आरक्षण है वो क्षैतिज आरक्षण है। 9वीं से 12वीं तक में जो आरक्षण दिए गए उसको लेकर के विशेष रूप से किसी प्रकार का कोई आपत्ति पुरुष वर्ग को नहीं है, लेकिन कक्षा प्रथम से 8वीं तक में जो 35% से बढ़ा करके 50% जो आरक्षण दिए गए, इससे लेकर के जो है पुरुष वर्ग में खासे आपत्ति है, नाराजगी है कि अत्यधिक अवसर जो है महिलाओं को दे दिया गया कक्षा प्रथम से 8वीं तक में और पुरुषों के अधिकार और अवसर का हनन कर दिया गया। अब इसे लेकर के बहुत सारे भ्रांतियां सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और कई जो है संगठन बना करके जो नेतृत्व करता है, चाहे वो छात्र नेता हो या शिक्षक नेता हो या अन्य जो सक्रिय उस प्रकार के व्यक्ति हैं, वे लोगों को संगठित कर रहे हैं, उनसे चंदा वसूली कर रहे हैं और धंधा भी अपना चमका रहे हैं। इसमें समझने वाली कुछ खास बिंदु है और यह मैं एक पत्र का हवाला देते हुए और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो पत्र भी इस वीडियो के अंत में मैं संलग्न कर दूंगा। आप उस पत्र को साक्ष्य के रूप में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और उसको भली भांति समझ सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में जो आपको समझाने का प्रयास किया वह किस हद तक सही है और क्या गलत है, और खुद से भी आप निर्णय सही गलत का ले सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से यह जो पत्र निर्गत किया गया है वह 4/9/2017 का पत्र है। 2017 का पत्र यह है और यह सामान्य प्रशासन विभाग के हवाले से जो है पत्र निर्गत किए गए हैं। जो बिहार के अवर सचिव हैं उनके द्वारा जो है ये निर्गत किया गया है। अब इस पत्र में जो 4 मुख्य बिंदु जो वर्णित है उस 4 बिंदु को हम समझते हैं और उससे ही समझ में आ जाएगा कि आखिर जो यह जंग है, जो लड़ाई है महिला आरक्षण के विरुद्ध, वह किस हद तक सही है, सत्य है और कहां तक सफलता जो है पुरुष वर्ग को मिलेगा। कोर्ट केस करने के उपरांत, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के उपरांत पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनको कितना फायदा पहुंचने वाला है या फिर समय की बर्बादी है और धन की बर्बादी है। जो संगठन बना करके और इस मुद्दे पर जो कोर्ट केस कर और जीत दिलाने की जो भरोसा दिला रहे हैं उन्हें फायदा है या फिर पूरे जो पुरुष वर्ग हैं जो इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं उन सभी को फायदा है। ये वीडियो देखने के बाद आप भली भांति समझ पाएंगे और हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये जो 4 बिंदु है उसमें पहला जो बिंदु है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें 2 अलग अलग जो है विभाग बांटा हुआ है। एक है अनारक्षित और दूसरा है आरक्षित। अब जो अनारक्षित है उसमें भी 2 अलग अलग बांट दिए गए हैं। एक है अनारक्षित जो है वो खुल्लम खुल्ला कोटा, यानी अनरिजर्व्ड ओपन कोटा कह सकते हैं उसको, जिसमें महिला पुरुष सभी आएंगे। और दूसरा जो है वह है अनारक्षित महिला के लिए, अर्थात वो एक तरह से अनारक्षित भी है लेकिन महिलाओं के लिए वह आरक्षित भी है, तो वो दोनों कह सकते हैं।
अब सर्वप्रथम जब जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगे उसमें जो चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों का, सर्वप्रथम अनारक्षित जो खुल्लम खुला कोटा है उसमें किया जाएगा, अनरिजर्व्ड ओपन जो कोटा है उसमें किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चरण आरंभ होगा उसमें जो है अनारक्षित महिला के लिए जो आरक्षित कोटा है उसमें किया जाएगा। अब तीसरा चरण जो आरंभ होगा वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो महिला पिछड़ा वर्ग है, इनका जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण इन्हें प्राप्त है, तो इनका जो है चयन होगा कोटेवार, इनका पहले प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद चौथा जो आरंभ होगा चरण मेरिट सूची का, वह होगा आरक्षित कोटे में जो विभिन्न कोटेवार महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उसमें चयन किया जाएगा, जिसमें आपका जो अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पिछड़ा वर्ग महिला, इनका चयन किया जाएगा। उसके बाद पांचवा जो स्टेप स्टार्ट होगा उसमें जो दिव्यांगता आरक्षण दिया गया है 3% जो दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है वह क्षैतिज आरक्षण है, तो उसका जो है वो प्रावधान किया जाएगा, उसमें चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों को। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो छठा स्टेप होगा वह होगा जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन और नाती जो होंगे उनका जो 2% आरक्षण दिया गया है, तो उस आरक्षण के तहत उनका चयन किया जाएगा। ये 6 स्टेप होंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिर ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का लड़ाई क्यों है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में क्या है कि जिस कोटे का जो अभ्यर्थी है यदि उसके पास मेरिट है तो वो उछल करके और जनरल कैटेगरी में जाकर के, अनारक्षित कोटे में जाकर के अपना स्थान बना सकता है। लेकिन ऐसा मानना है और इस प्रकार से भावनाएं जो है उत्पन्न हो गई हैं समाज में कि जो क्षैतिज आरक्षण है और जिन भी अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है वह अपने कोटे से ऊपर उठ करके और वो जो है ऊर्ध्वाधर कोटे वाले में नहीं जा सकता, इस प्रकार की मानसिकता बना हुआ है। तो इसी की क्लियरिटी जो है इस पत्रांक में की गई है। अब जो अगला स्टेप होगा इसमें साफ साफ वर्णन किया गया है बिंदु नंबर 4 में कि जो भी क्षैतिज आरक्षण के तहत जिनको लाभ मिल रहा है, चाहे वह महिला आरक्षण हो, चाहे वह विकलांगता आरक्षण, दिव्यांगता आरक्षण हो, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन और जो पोता पोती हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है, तो वे भी अपने कोटे से ऊपर उठ करके और संबंधित जिस कोटे में वो आएंगे उस कोटे में जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत जो कोटा निर्धारित किया गया है उस कोटे में भी जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इसमें खुली छूट है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जैसे एक हो गया कि अनुसूचित जाति वो ओपन है, वो महिला पुरुष किसी के लिए नहीं है, और एक हो गया अनुसूचित जाति महिला। तो अनुसूचित जाति जो महिला है, यदि अनुसूचित जाति ओपन जो सीट निर्धारित है और उसमें जो कैंडिडेट्स को चयन किया गया, जो उसका कट ऑफ तय किया गया, यदि उस कट ऑफ को अनुसूचित जाति महिला का अभ्यर्थी यदि क्रॉस कर देता है, टच कर जाती है, तो वह अपने अनुसूचित जाति महिला वाला कोटा से ऊपर उठ करके और अनुसूचित जाति जो ओपन कोटा है उसमें जाकर के वो अपना जगह बना लेगी। अब जब अनुसूचित जाति महिला यहां से उठ करके अनुसूचित जाति ओपेंड में जब वह जगह बना सकती है, तो वह अनारक्षित जो ओपेंड है खुलम खुला उसमें भी जाकर के अपना जगह बना सकती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर हो या फिर क्षैतिज हो, इसमें सिर्फ प्राथमिकता यह है कि पहले ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। उसके उपरांत जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है लिया जा रहा है। बस ये प्राथमिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि क्षैतिज आरक्षण के तहत आने वाले जो अभ्यर्थी हैं यदि वे मेरिटोरियस हैं, उनमें मेरिट है, तो वे ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत जो निर्धारित सीट हैं उस पर जाकर के वो जगह नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, तो इसे समझ लेने की आवश्यकता है। अब यहां पे मैं प्रारंभ से ही कहते आ रहा हूं कि जो आरक्षण निर्धारित किए गए हैं कि 1 to 8 में 50% और 9 to 12 में 35%, तो इसका लड़ाई अब सरकार से लड़े कि 50% महिलाओं को आरक्षण न देकर के, और जिस प्रकार 9 to 12 में 35% दिया गया है उसी प्रकार 1 to 8 में भी 35% ही दी जाए, ताकि पुरुषों को भी अत्यधिक अवसर मिले। इसकी लड़ाई अब सरकार से लड़े। यदि आप माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद रखा जा सकता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण को लेकर के आप जो जंग छिड़े हैं और उससे उम्मीद पाल रखे हैं कि वहां से आपको विजय प्राप्त होगा, और
जो चयन हो गया है महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण के पेंच में अत्यधिक संख्या में, उससे हटा करके और आप पुरुषों को ले लिया जाएगा। इस प्रकार से कोई आपको सफलता जो है वो हाथ नहीं लगने वाला है। आगामी जो शिक्षक भर्ती आ रहा है उसमें आप डोमिसाइल नीति का मांग करें, उसमें आप जो है आरक्षण जो 9 to 12 में दी गई है महिलाओं को, वही 1 to 8 में भी दिया जाए, यह आप सरकार से मांग करें। माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से कुछ भी आपको सफलता हाथ नहीं लगने वाला है। यह समय और धन की बर्बादी है। इसलिए आप इस जो है लफड़े में पचड़े में न पड़ते हुए और आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसकी आप पूर्ण रूपेण 100% दे करके और आप एकदम उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट होकर के तैयारी करें। साथ ही आपको यदि लड़ाई लड़नी ही है सरकार से अपने हक और अधिकार के लिए, तो आप डोमिसाइल नीति के लिए लड़ाई लड़ो। आप और 9 to 12 की भांति ही 1 to 8 में भी महिला का आरक्षण दिया जाए, पुरुषों को भी अवसर दी जाए, इस हेतु लड़ाई लड़ें। आप धन और समय की बर्बादी न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।